का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि ऑक्सीजन और ओजोन है, आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन और ओजोन जो है ना अपरूप है, क्या अपरूप है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वागत है आप सभी का ऑब्जेक्टिव सीरीज के डे 5 में, क्या ऑब्जेक्टिव सीरीज के डे 5 में। और मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आज का जो क्लास है ना बाबू, आप सब के लिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम सॉल्यूशन आपको करवाने वाले हैं कि केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाए ना मेरे दोस्त कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कि एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। बस आपसे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि आप केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में 35 में से 35 सही करना चाहते हैं ना, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा। एग्जाम में बाबू कभी भी दिक्कत नहीं होगा, और इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव की इंपॉर्टेंट है ना कि इसके बारे में जितना हम बताएंगे उतना कम पड़ेगा, क्योंकि आप सब के लिए बहुत यहाँ पे सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे पास दिया गया 1 नंबर का, जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता था? आपको पता होना चाहिए कि अभिक्रिया के दर को जो प्रभावित करने वाला कारक है मेरे प्यारे बच्चों, टेम्परेचर भी है, ताप भी है, दाब भी है, सांद्रण भी है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या इनमें से सभी जो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। और वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लिया जाए तो अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 2 नंबर का, तो 2 नंबर का प्रश्न दिया गया जिसका सिंपल सा सीधा सा कहना है कि जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है कहलाता है क्या? जो पदार्थ जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग जानते हैं उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। क्या उसे उत्प्रेरक कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो तीसरा प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 3 नंबर का प्रश्न का क्या कहना है? सिंपल सा यहाँ पे कथन है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करती है? क्या निम्नलिखित में से कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करती है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा कि जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण जो करती है ना, अस्टार्च करती है। मतलब कौन है? वसा करती है। क्या वसा करती है? और वसा को अस्टार्च कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कभी भी इन तमाम क्वेश्चंस को यहाँ पे इग्नोर मत कीजिएगा। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 4 नंबर का प्रश्न दिया गया है। तो चौथा प्रश्न का क्या कहना है? 4 नंबर का प्रश्न दिया गया ना मेरे दोस्त, इसका सिंपल सा कथन है कि निम्नलिखित में से कौन पाइसी कारक है? क्या निम्नलिखित में से कौन पाइसी कारक है? आपको पता होना चाहिए कि आपका साबुन जो है, क्या आपका साबुन जो है एक प्रकार का पाइसी कारक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको सबसे पहले आप 3 स्टार लगा दीजिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। तो 5 नंबर का प्रश्न का सिंपल सा कथन है कि कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्या कैलामाइन जो है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कैलामाइन जो है ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, जिंक का अयस्क है। किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क है, जिसे कि हम लोग Zn के द्वारा सूचित किया जाता है, Zn के द्वारा सूचित करते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या हुआ? इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे जिंक हो जाएगा। क्या जिंक हो जाएगा, जिसे कि हम लोग Zn कहते हैं। और वही बात करते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया। क्या एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सा है? आपको पता होना चाहिए कि हीलियम जो है, क्या हीलियम जो है सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एक बच्चे ऐसे थे जो हमसे कॉमेंट करके पूछ रहे थे भैया आप बहुत कम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हम ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट किए हैं, और एक सीरीज में, प्रत्येक सीरीज में हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव लेते हैं, सिर्फ 15 ऑब्जेक्टिव। और 15 ऑब्जेक्टिव ऐसे सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और जितना हम सॉल्यूशन करवाते हैं, जो हम पीडीएफ देते हैं, उसको तो आप करते जाइए, एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा। आपके मतलब आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। एक दिन में केवल 15 ऑब्जेक्टिव याद करना है, आप पूरा एग्जाम में बेहतर कर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि ऑक्सीजन और ओजोन है। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन और ओजोन जो है ना अपरूप है। क्या अपरूप है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
तो ऑप्शन नंबर सी। और इसको आप क्या कर दीजिएगा, VVI कर दीजिएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि ऑक्सीजन और ओजोन क्या है। तो ऑक्सीजन और ओजोन के बारे में बात कर लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑक्सीजन और ओजोन जो है ना एक अप्रूव है, क्या एक अप्रूव है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इसको कभी भी आप इग्नोर मत कीजिएगा। तो 8 नंबर का प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहता है जी कि निम्नलिखित में से कौन द्विभाषमिक अम्ल है। क्या निम्नलिखित में से कौन द्विभाषमिक अम्ल है मेरे प्यारे बच्चों। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर साल इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, H2PO2 होगा। क्या H2PO2 होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन को, आप अपना पेशेंस को रखिएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, तो एक मिनट आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, H2PO2 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन हमारे पास नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में कर दीजिएगा, H2PO2 कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। क्या एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, तो कभी भी आप इसको स्किप मत कीजिएगा। और 9 नंबर का प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, 9 नंबर का, इन संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत होता है। आपको नहीं पता है कि संक्रमण तत्व जो भी होते हैं उसमें आवर्त सारणी में वे डी ब्लॉक में होते हैं। क्या होते हैं, डी ब्लॉक में होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कि संक्रमण तत्व जो होते हैं डी ब्लॉक में, या सीधा सा एक शब्दों में कहा जाए कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। बिल्कुल सही आंसर है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा VVI है। ठीक है, 10 नंबर का प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे बच्चों। तो 10 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किन तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लैंथेनाइड हो जाएगा। क्या लैंथेनाइड हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 11 नंबर का प्रश्न, और इतना बार एग्जाम में पूछा गया है ना, तो जितना आप इसमें स्टार लगाना चाहते हैं आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या कहता है कि विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन धातु उपस्थित होता है। आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि विटामिन B12 जो होता है ना, उसमें कोबाल्ट नामक धातु उपस्थित रहता है। क्या कोबाल्ट नामक धातु उपस्थित रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा VVI है, एग्जाम में पूछा जाएगा अब की बार। इसको आप क्या कर दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट कर दीजिएगा, 3 स्टार लगा दीजिएगा। 12 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया। तो 12 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से सूक्ष्म ईथर में कराने पर बनता है। देखिए आपको पता होना चाहिए, क्या आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न हमसे अक्सर पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है, ब्यूटेन बनता है। क्या बनता है, ब्यूटेन बनता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में इतना बार पूछा गया ना मेरे दोस्त, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको तो हम ऐसे ही पहले बता दिए हैं कि जितना क्वेश्चन लाएंगे सभी का सभी क्वेश्चन बैंक का प्रश्न रहेगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा, और जो आपके आगामी एग्जाम है इस बार के एग्जाम में आने वाला रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। क्या निश्चेतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, क्या निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। तो निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। क्या किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वही बात करते हैं ना जी 14 नंबर का प्रश्न। तो 14 नंबर का प्रश्न का सिंपल सा यहाँ पे कथन है। तो क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि एथेनॉल का समावयवी निम्नलिखित में से कौन है। क्या एथेनॉल का समावयवी निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डाईएथिल ईथर है। क्या डाईएथिल ईथर है। क्या डाईमेथिल ईथर है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा, डाई है लेकिन यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, मेथिल कर दीजिएगा। क्या डाईमेथिल ईथर। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे बच्चों सबसे सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं ना जी सबसे लास्ट प्रश्न के बारे में जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अंतिम प्रश्न क्या कहता है। तो अंतिम प्रश्न का सिंपल सा सीधा सा कहना है ना मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से किसमें एल्काइलेशन संभव है। क्या
निम्नलिखित में से किस में एल्काइलेशन संभव है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा कि प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों एमिनो में, क्या प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों एमिनो में एल्काइलेशन जो होता है संभव होता है। लेकिन इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन को देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए का कहना है मेरे प्यारे बच्चों, इसका सिंपल सा कि सिर्फ प्राइमरी एमिन में बिल्कुल गलत है, ठीक है, सिर्फ सेकेंडरी एमिन में बिल्कुल गलत है, सिर्फ टर्सरी एमिन में बिल्कुल गलत है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी का सिंपल सा कहना है कि प्राइमरी एवं सेकेंडरी एमिन मतलब दोनों एमिनो है। देखिए यहाँ पे जो होता है मतलब सिंपल सा है कि एल्काइलेशन जो होता है ना प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एमिनो में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जितना भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आज के क्लास में ऑब्जेक्टिव साथ सबका डिटेल पूर्वक सॉल्यूशन करवाए हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगता है ना मेरे बाबू, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो सबको आप सपोर्ट करते हैं, तो हमें भी आप सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा। बस आप जितना हम बताएं ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को यदि पसंद आपको आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बस यही आपके मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ होता है, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। और आप कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, क्या आज का क्लास आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट क्लास जो है आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए। आप अपना कमेंट अपना विचार जरूर दीजिएगा। और वैसे स्टूडेंट जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इसका पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक था, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।